हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर ख्वाजा और लास्ट दो वीडियोस के अंदर हमने कवर कर लिया था कि HTML और थ्योरी HTML की, और फिर इसके बाद HTML5 पे हम गए थे और HTML5 को हमने देखा था। फिर मैंने बोला था अब हम CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इस वीडियो के अंदर हम जितनी भी CSS की चीज़ें हैं ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम CSS में यूज़ करते हैं, जो बैकग्राउंड कलर और ये जितनी भी चीज़ें जो हमारे वेब पेज को अच्छा बनाती है, थोड़ा सा लुक अच्छा देती है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं CSS पे। सबसे पहले तो CSS हमारे पास होती क्या है कि वो हमारे HTML के पेज के ऊपर एक डिज़ाइन लगाती है। यानी जो सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा स्केलेटन जो होता है। अब अगर हम खाली स्केलेटन को देखें तो हमारे पास जो CSS जो आई है वो हमारी बॉडी में स्किन जो है और आइज़ है, उसके बॉडी से कलर है, तो वो हमारे पास हमारी स्केलेटन पे ये CSS की एग्जाम्पल है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो बैड प्रैक्टिस, हमने CSS बहुत ज़्यादा देखा था पीछे, मतलब थोड़े थोड़े स्निपेट्स आ रहे थे CSS के HTML में। तो CSS में जो बैड प्रैक्टिस जो होता है ना, क्या ये होता है कि हम अपनी CSS को अपने टेक्स्ट जो टैग्स होते हैं, जो टैग होते हैं HTML में, जैसे कि पैराग्राफ का टैग है, तो उसके अंदर ही हम अपने CSS को बता रहे हो कि इसमें एरियल इसका साइज़ 4 कर दो, या ये भी कर, जो भी करना है वो अपने HTML टैग्स के अंदर। तो बैड प्रैक्टिस होती है, क्योंकि अगर हमें CSS मॉडिफाई करनी होती है दूसरे वेब पेजेस पे, तो फिर हमें हर वेब पेज पे जाके उस CSS को चेंज करना होता है अगर एक जगह पे मॉडिफाई करते हैं तो हम। अच्छा, इसके बाद कुछ CSS के बेसिक सिंटैक्स है, रूल्स है। वो ये है कि हमारे पास सेलेक्टर होता है, सही है। सेलेक्टर हमारे पास कुछ भी हो सकता है, डिव टैग हो सकता है, पैराग्राफ का पी हम लग सकते हैं पैराग्राफ के लिए। इसके अलावा हमारे पास सेलेक्टर H1 हो सकता है, और जितने भी टैग जो होते हैं ना HTML में, वो हमारे पास सेलेक्टर्स में यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा क्लास ID, ये भी चीज़ हम लिखते हैं जो हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। और फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ और इसकी वैल्यूज़ डालते रहते हैं ब्रैकेट के अंदर, और हर प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद हम ये सेमी कॉलन लगाते हैं, सही है। और फिर इसका एंड हम वही ब्रैकेट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम इस सेलेक्टर के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अच्छा, जैसे एग्जांपल दी हुई कि पैराग्राफ का टैग है, जितने भी हमारे HTML में पी के टैग होंगे उसके ऊपर क्या करो कि फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, और इसके बाद इस प्रॉपर्टी के ऊपर यानी पी टैग के ऊपर सैन सेरिफ के नाम का फ़ॉन्ट लगा दो, मतलब फ़ॉन्ट फैमिली, सही है। और कलर उसका रेड कर दो। तो ये हमारे पास CSS में चेंज हो जाएगा। अच्छा, CSS के हम CSS तीन अप्लाई कर सकते हैं तीन तरीक़ों से हमारे HTML के ऊपर। सबसे पहला है कि उसको अटैच कर दो CSS की फ़ाइल के अंदर, एक अलग CSS की फ़ाइल बनाओ और उसका लिंक, जैसे हम लिखते हैं लिंक HREF, और वो फाइल का नाम यानी style.css या कुछ भी आपको रखना हो नाम। और फिर इसके बाद टाइप के अंदर टेक्स्ट /CSS के CSS की फ़ाइल है, और REL यानी रिलेशनशिप इसका क्या है, स्टाइल शीट। और फिर हमें टैग बंद करना है। ये हमें हेड में टैग देते हैं, हम ये बॉडी में नहीं देते, हम हेड में जैसे टाइटल हम दे देते हैं, टाइटल के साथ, टाइटल के नीचे, टाइटल से पहले हम ये टैग दे सकते हैं लिंक का, और अलग से CSS फाइल बना के उस CSS फाइल में जितने भी सेलेक्टर्स है और इसकी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ दे सकते हैं, जो कि हमारे HTML टैग को HTML पेज पे चेंज हो जाएगी। तो ये वाला जो मेथड होता है सबसे बेस्ट मेथड है हमारे पास करने का, कि अलग से CSS की फ़ाइल बनाओ और HTML की फ़ाइल अलग हो। तो इससे क्या होता है कि अगर सपोज़ हमारे पास 5 पेजेस है, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, और हमें एक पेज के ऊपर कलर बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हमें हर किसी पे जाके चेंज ना करना हो, सिर्फ एक अलग से CSS की फ़ाइल है जिसके अंदर हर किसी में लिंक दिया हुआ है ये फाइल नेम का। तो हम खाली एक CSS जो फाइल है style.css में खोल के उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, तो वो हर किसी पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा मेथड जो होता है वो होता है एम्बेडेड स्टाइल शीट। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि हेड टैग के अंदर हम स्टाइल का टैग बनाते हैं, सही है, ओपनिंग टैग और क्लोज टैग स्टाइल का। और फिर इसके अंदर वो CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, सेलेक्टर्स के नाम और इसकी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो ये भी एक दूसरा मेथड है, इसको बोलते हैं एम्बेडेड स्टाइल शीट मेथड, सही है। स्टाइल का टैग लगा के हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये गुड प्रैक्टिस में नहीं आता है, ये एक तरीके से बैड प्रैक्टिस में आता है, क्योंकि अगर सपोज़ हमें एक यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जैसे मैं बताया था चेंज करना है, तो हर किसी हमें HTML की फ़ाइल को खोल के वहाँ पे जाके उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना होगा। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज होती है। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल मेथड। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम पैराग्राफ के टैग के आगे स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करके इक्वल टू रख के और कोटेशन मार्क के अंदर फॉन्ट फैमिली, सैन सेरिफ, फिर सेमी कॉलन लगा के कलर रेड, सेमी कॉलन लगा के दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ असाइन करते जाए।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला मेथड भी बहुत ज़्यादा बैड स्टाइल है, जो कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये अवॉइड नहीं करेंगे तो मैंने जैसा बताया कि अगर एरर हो जाता है CSS के अंदर, हमें कुछ चेंजेस करनी है तो हमें हर पेज पे हर टैग के ऊपर जाके इसको चेंज करना होगा। अच्छा, अब देख ले कि अगर हमने पैराग्राफ, ये हमारे पास कैसे चेंज हुआ कि हमने पैराग्राफ के टैग के ऊपर, ये पैराग्राफ था, इसके ऊपर कलर रेड कर दिया। कलर क्या होगा कि इसका जो अंदर का जो टेक्स्ट होगा ना, दिस पैराग्राफ यूजेज द स्टाइल अबव, ये रेड हो जाएगा, और बैकग्राउंड कलर जो हमारे पास था वो येलो हो गया। तो ये है कलर और बैकग्राउंड। इसके अलावा प्रॉपर्टी कलर है, और डिस्क्रिप्शन में हमारे पास दिया हुआ है कि टेक्स्ट के एलिमेंट को चेंज कर देगा और इसके बैकग्राउंड को चेंज कर देगा। अच्छा, तो हमारे पास हम 3 तरह से कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि या कलर लिख के रेड लिख दो, सही है, या RGB मेथड से लिख दो, रेड ग्रीन ब्लू, सही है। ये रेड, पहला रेड, और फिर ब्लू हमने 0 दिया है, और ग्रीन 0 दिया, और ब्लू हमने 196 कर दिया है। इससे क्या होता है कि रेड के इतनी कॉम्बिनेशन डालो, इतना परसेंट रेड हमने डाल दिया, 128, 196 हमने ग्रीन डाल दिया, फिर ब्लू डाल दिया, और इससे हमने हमारे पास कुछ पर्पल टाइप कलर बन रहा है, सही है, H2 के अंदर। हेक्साडेसिमल वैल्यू में भी कलर डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बताया RGB, ये 0 to 255 के दरमियान हमने कलर डालने होते हैं, सही है, 0 से लेके 255 हर किसी में, या 255 या 0 या इसके दरमियान के कलर्स नंबर्स। फिर मैंने बताया हेक्साडेसिमल में हम हेक्स का डेसिमल में वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, ग्रुप हम कैसे करते हैं, हम सपोज़ हमें पैराग्राफ के टैग के ऊपर भी स्टाइल डालनी है, H1 के ऊपर भी स्टाइल डालनी है, और H2 के ऊपर भी स्टाइल डालनी है, और तीनों की स्टाइल एक जैसी है, यानी तीनों का कलर हमारे पास ग्रीन होना चाहिए। तो हम कॉमा सेपरेशन करते हैं कि पैराग्राफ कॉमा हेडर 1 कॉमा हेडर 2, और सबके कलर ग्रीन कर दो। और अगर हमें H2 के बैकग्राउंड कलर को येलो करना है इंडिविजुअल, तो हम H2 लिख के बैकग्राउंड कलर इसका येलो कर दिया। तो जो पैराग्राफ था वो हमारे पास ग्रीन था, बल्कि H2 जो हमारे पास था वो ग्रीन के साथ साथ बैकग्राउंड इसका येलो हो गया। तो ये मल्टीपल एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास हम कर सकते हैं, सही है। CSS में कमेंट्स, जैसे मैंने बताया था HTML5 के अंदर, ये कमेंट्स हमारे पास डेडलाइन को बोलते हैं, जो कि हमारे पास रन टाइम पे वो जो कंपाइलर होता है हमारा, वो उसको देखता नहीं है और उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। तो ये कमेंट्स हमारे पास, अगर हमें 5 ईयर्स बाद या 10 ईयर्स बाद अगर हमने अपना वेब पेज खोलना है और उसको समझना है, तो हम कमेंट लगा देते हैं कि ये डिफ का टैग है और ये काम कर रहा है, तो वो समझने में हमें आसानी देता है। तो हमने कमेंट लगा दिया है कि /* और फिर इसके दरमियान में हम जो लिखते हैं और फिर एंड करते हैं */ से, तो ये जो होगा वो हमारे पास कमेंट हो जाएगा। ये मल्टी लाइन कमेंट्स भी है, और सिंगल लाइन कमेंट देना है तो आप यहाँ पे इसको बंद कर दो, स्टार और // को। तो ये जो दिस इज़ अ कमेंट, इट कैन स्पेन मैनी लाइन्स इन द CSS फाइल, तो ये हमारे पास शो नहीं होगा, जबकि पैराग्राफ करने कलर है वो हमारे पास शो होगा। HTML में मैंने बताया था कि हम ऐसे कमेंट देते थे कि ग्रेटर देन की साइन, फिर एक्सप्लेनेशन मार्क, फिर डैश डैश, और इसके बीच में जो होता था वो कमेंट होता था, फिर डैश डैश और ग्रेटर देन की साइन, सही है। तो ये HTML में था। कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं फ़ॉन्ट की, जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली। अब इसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज आती है, टाइम्स, हेल्वेटिका, सेल्फ, सेरिफ, एरियल, और ये बहुत सारी फैमिलीज आती है। जैसे आप MS वर्ड खोलते हो तो उसमें फ़ॉन्ट फैमिली आती है। बहुत सारी फैमिलीज फ़ॉन्ट की ऐसी होती है कि हमारा शायद ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता हो, या हमारे पास एम्बेडेड ना हो, तो इसको फिर डाउनलोड करना होता है, और फिर इसका लिंक CDN फाइल के ज़रिए या डाउनलोड करके आप इसका लिंक ऊपर CSS में दे सकते हो, और फिर HTML पेज पे दे सकते हो, और फिर इसको यूज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ में हमारे पास हम या मीडियम, एक्स्ट्रा स्मॉल या एक्स स्मॉल, ये सारे फ़ॉन्ट साइज़ बता सकते हो, या तो आप अपनी खुद की लेंथ बता सकते हो, 24, 34, 54, सही है फ़ॉन्ट साइज़ में। तो उसमें आगे पढ़ते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ में हमारे पास पॉइंट्स होता है, पिक्सल होता है, EM होता है, सही है, ये सारी चीज़ होती है। आगे देखते हैं इसको। फ़ॉन्ट स्टाइल में हमारे पास नॉर्मल होता है, इटैलिक होता है, ऑब्लिक होता है, और इनिशियल फ़ॉन्ट स्टाइल हम देते हैं, सही है। और फ़ॉन्ट वेट में हमारे पास, अगर हमें फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है या इसको थोड़ा ज़्यादा बोल्डर करना है या लाइटर करना है, तो फ़ॉन्ट वेट में दे सकते हो। ये नीचे कुछ W3 स्कूल्स के ऊपर, इस फ़ॉन्ट्स के ऊपर डिटेल्स है, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो इसके अंदर और ज़्यादा मज़ीद। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली हमने डाला हुआ है, जैसे पैराग्राफ में हमने जॉर्जिया डाल दिया, और H2 के अंदर हमने कोरियर न्यू डाला हुआ है। तो आप देख सकते हो कि पहला जो पैराग्राफ है वो हमारे पास थोड़े दूसरे फ़ॉन्ट का, और H2 हमारे पास हेडिंग है दूसरे फ़ॉन्ट की। अगर फॉर सपोज़ अगर हमें मल्टीपल फ़ॉन्ट्स डालने हैं फ़ॉन्ट फैमिलीज़ में, कि हमें पैराग्राफ के अंदर पहले
गारमोंट डालना है और सपोज़ ये हमारे पास सपोर्ट नहीं करता हमारा ब्राउज़र, या हमारे पास ये डाउनलोडेड नहीं है इनिशियली, तो क्या करते हैं दूसरे फॉन्ट के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ये टाइम्स न्यू रोमन को चेक करेगा क्या ये हमारे पास सपोर्ट करता है, अगर नहीं तो ये फिर सेरिफ को उठाएगा। तो फर्स्ट इसको देखेगा, अगर ये हमारे पास है अवेलेबल तो ये लगा देगा फ़ॉन्ट, वरना सेकंड को चेक करेगा, फिर थर्ड को लगा देगा सेकंड भी नहीं है तो। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने बताया था कि 24 पॉइंट्स सही है, ये हमने हमारे पास पॉइंट्स में हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है। हमने बताया था कि स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज ये भी होता है, तो हम इसको पॉइंट्स में दे सकते हैं, हम इसको EM में दे सकते हैं, हम इसको पिक्सल में दे सकते हैं, हम इसको EM हो गया, पिक्सल हो गया, सही है, ये सारी चीज़ें होती है जिसके अंदर हम इसको परसेंटेज में दे सकते हैं फ़ॉन्ट्स को, सही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फ़ॉन्ट साइज़ में होती है। ये भी वही चीज़ है कि पॉइंट्स के अंदर फ़र्क क्या है, पिक्सल में फ़र्क क्या है, EM में फ़र्क क्या है और EX में फ़र्क क्या है, परसेंटेज में क्या है फ़र्क। तो ये आप वीडियो पोस्ट करके उसको आराम से पढ़ सकते हो, ये बहुत आसान है। ज़्यादातर मैं पॉइंट्स में या पिक्सल में देना पसंद करता हूँ। डिपेंड करता है कि किस में दो। अगर आप EM में देना चाहते हो तो EM में भी दे सकते हो कि 1 EM इक्वल टू फ़ॉन्ट करंट साइज़। इससे क्या होता है कि अगर आपने करंट फ़ॉन्ट साइज़ आपका 5 है, तो अगर आपको EM में दे रहे हो तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है फ़ॉन्ट साइज़, यानी इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है कुछ। तो वो मोबाइल के जब आप पिक्सल में जाते हो तो मोबाइल के अंदर अलग फ़ॉन्ट साइज़ शो हो और कंप्यूटर में अलग फ़ॉन्ट साइज़ शो हो, तो ये इसमें बहुत सारी डिटेल में जाएंगे। वैसे तो बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं हम आगे, तो बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास 12 कॉलम बन जाते हैं और 12 कॉलम्स में हम काम कर रहे होते हैं। आगे का टॉपिक है बहुत। अच्छा, फ़ॉन्ट वेट हमने देखा कि बोल्ड कर दिया हमने और उसको फ़ॉन्ट स्टाइल में हमने इटैलिक कर दिया, तो हमारे पास पैराग्राफ टैग बोल्ड पैराग्राफ है और बोल्ड नज़र आ रहा है और इटैलिक नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज है, टेक्स्ट अलाइन, हमने टेक्स्ट को सेंटर रखना है, राइट करना है, लेफ़्ट करना है, सही है, या जस्टिफाई करना है। टेक्स्ट डेकोरेशन के टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, सही है। ये हम मैंने आपको बताया, देख रहे थे कि हम HTML के अंदर यू के टैग से अंडरलाइन कर रहे थे और मैंने बताया था कि ये अगर नहीं करो तो हम CSS में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इटैलिक को भी हम आई से कर रहे हैं तो हम CSS में इसको अप्लाई कर रहे हैं। और लाइन हाइट हमने बताया, वर्ड स्पेसिंग, सही है, नॉर्मल है या लेंथ हम बता दो उसकी, लेटर स्पेसिंग की भी लेंथ बता सकते हो या नॉर्मल लिखो। टेक्स्ट इंडेंट हम बता सकते हैं कि कैसे करो। और थोड़ा डिटेल जानना है तो ये लिंक नीचे दिया हुआ है, इसको आप इसके ऊपर जाके और ज़्यादा मज़ीद पढ़ सकते हो। टेक्स्ट अलाइन हमने H2 को किया है, जिसको हमने सेंटर कर दिया है, सही है। तो हमने पीछे पढ़ा था सेंटर टेक्स्ट H2, यानी जो लिटिल रेड राइडिंग हुड, जो बचपन में बहुत ज़्यादा स्टोरीज पढ़ते हुए आए थे हम इसकी, तो इसकी हेडिंग को हमने सेंटर कर दिया है और H2 था तो इसलिए थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। इसके अलावा लेफ़्ट, राइट, सेंटर और आप बहुत सारी चीज़ें इस पर अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन को हमने अंडरलाइन कर दिया, पैराग्राफ हमारे पास अंडरलाइन शो हो रहा है, सही है, तो पैराग्राफ के ऊपर हमने अंडरलाइन कर दिया। इसके अलावा लाइन थ्रू कर सकते हो, ब्लिंक कर सकते हो, नन कर सकते हो, ओवरलाइन। अच्छा, अब लिस्ट पे आ जाते हैं। लिस्ट के ऊपर हमने पढ़ा था कि हम लिस्ट बना रहे थे और फिर इसके अंदर हम टाइप लिख के 1 लिख रहे थे HTML के अंदर, या A लिख रहे थे, कैपिटल A। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने ऑर्डर लिस्ट है, सही है, OL ऑर्डर लिस्ट होती है, हमने इसकी लिस्ट टाइप दे दी लोअर रोमन। लोअर रोमन से क्या होगा कि 1, ये 2, 3 इस फॉर्मेट में बताएगा, सही है। ये 10 लोअर रोमन। हम इसके अंदर और भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने डेसिमल कर दिया तो डेसिमल में बताएगा 1, 2, 3। हमने डेसिमल लीडिंग 0 कर दिया तो 0, 1, 0, 2, 0, 3 लोअर रोमन। और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो आप देख सकते हो कि अगर हमने लिस्ट स्टाइल जो डैश, सही है, ये प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल ये लिखना ज़रूरी है। और फिर इसके बाद आप इसमें बता सकते हो कि अल्फ़ा, लोअर ग्रीक में बताओ तो ये अल्फ़ा, पहले को अल्फ़ा रखिएगा, दूसरे को बीटा, फिर गामा और फिर चलता जाएगा। तो अगर आप करके देखना चाहो तो कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि बॉडी। तो बॉडी भी हमारे पास एक सेलेक्टर होता है। बॉडी के अलावा हम अगर बॉडी से क्या होता है कि जितने भी बॉडी में एलिमेंट्स हैं, हम बॉडी के टैग के अंदर जितना भी हमने चीज़ें लिखी है, ये फ़ॉन्ट साइज़ सब पे अप्लाई हो जाएगी, यानी 16 पिक्सल बॉडी के अंदर जितनी भी टैग्स है, पैराग्राफ, हेडर, H1, H2, सही है, डिव टैग, सब के ऊपर, पेरेंट चाइल्ड थे, चाइल्ड, सब के ऊपर ये फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, हम इसको इसके अंदर स्टेरिक, हम यहाँ पे स्टेरिक भी कर सकते हैं। तो स्टेरिक से क्या होगा कि अब ये फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा वो, स्टेरिक का मतलब होता है आल, सही है,
ये फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास हर किसी पे अप्लाई हो जाएगा। सही है, हम बॉडी में भी कर सकते हैं, तो हम ये स्टेरिक करके आल भी कर सकते हैं, और ये हमारे पास जितने भी HTML में जितने भी एलिमेंट होंगे, सही है, हर किसी पे फ़ॉन्ट साइज़ ये अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब देख लेते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट के हमने देखे थे कि कुछ तरीके हमने देखे थे कि हम कैसे करते थे। एक्सटर्नल स्टाइल शीट कर रहे थे, हमने पहले पढ़ लिया ये। या तो इंटरनल हम स्टाइल का टैग लगा रहे थे हेड के अंदर और उसके अंदर स्टाइल बता रहे थे, या इन लाइन हम कर रहे थे HTML के एट्रीब्यूट टैग्स के अंदर ही हम स्टाइल इज इक्वल टू करके कोटेशन के अंदर स्टाइल्स बता रहे थे। तो ये 3 तरीके हमने पढ़े थे। इनहेरिटिंग स्टाइल, सही है। अब इनहेरिटिंग स्टाइल क्या होता है, सपोज़ एक मैंने बॉडी के अंदर बता दिया कि फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ कर दो और बैकग्राउंड कलर येलो कर दो सबका, सही है। अब क्या होना चाहिए, हर किसी पे बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए। पर क्या हुआ कि पैराग्राफ के अंदर टैग के अंदर मैंने कलर रेड कर दिया, पैराग्राफ के टैग को कलर रेड कर दिया, उसका बैकग्राउंड एक्वा कर दिया। अब क्या हुआ, ये ओवरराइट हो गया, यानी पहले वाली जो चीज़ थी वो ओवरराइड हो गई पैराग्राफ की वजह से, क्योंकि हमने इसको बाद में लाइन को लिखा है। तो अब पैराग्राफ के ऊपर जो बैकग्राउंड कलर येलो नहीं आएगा उसको एक्वा हो जाएगा, सही है। तो ये चीज़ ओवरराइड हो रही है। और ए टैग के अंदर क्या होगा कि ए टैग के अंदर हमने एक डेकोरेशन अंडरलाइन कर दिया, जो ए यानी हमारे पास लिंक का टैग होता है, सही है। याद अगर आपको दिला दूँ, ए लिंक का टैग होता है। और H2 के अंदर ना फॉन्ट वेट जो है बोल्ड कर दिया और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। तो हमारा H2 सेंटर आ रहा है जिसका बैकग्राउंड कलर येलो है और सबके फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ है। और हमने पैराग्राफ था उसको रेड कर दिया जिसका बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दिया था। और HA के अंदर हमने डेकोरेशन अंडरलाइन कर दिया था, सही। ए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो एक तरीके से लिंक है, सही है। और फिर इसके बाद हमने बुलेट्स बना दिए, ये हमने यहाँ पे दिखा दिए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बतानी थी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो मैंने 3 तरीके बताए थे कि लिंक डालने के, उसमें क्या होता है कि सपोज़ अगर आपने एक्सटर्नल लिंक डाला हुआ है, सही है, और उसके ऊपर बॉडी के ऊपर आपने बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ डाली हुई है। अगर आप इंटरनल लिंक के ऊपर यानी हेड टैग के ऊपर इम्प्लिसिटली अगर आप ये लिख दो कि बॉडी के अंदर जो समझो फॉन्ट फैमिली आपने सैंस सेरिफ कर दी और आपने उधर जो CSS फाइल में था उसमें हेल्वेटिका कर रहा था और वहाँ पे फॉन्ट की जो साइज़ थी वो आपने 14 रखी थी और यहाँ पे जो इंटरनल था स्टाइल टैग के अंदर वहाँ पे फॉन्ट साइज़ आपने 100 कर दी। तो क्या होगा, ये इसको ओवरराइड कर देगा, यानी अब जो नई चीज़ आएगी ना वो आपको शो होगी, वो आपको शो होगी कि फॉन्ट फैमिली वो है सैंस सेरिफ इनलाइन इंटरनल स्टाइल वाली और फॉन्ट साइज़ हमारे पास 100 हो जाएगा। तो वो जो ये चीज़ है ना वो हमारे एक्सटर्नल फाइल को ओवरराइड कर देगी और आप फिर ढूंढते रहोगे कि एक्सटर्नल फाइल में तो मैंने ये लिखा है पर ये हमारे पास जो विजिबल है वो कुछ और विजिबल हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपने इनलाइन स्टाइल के अंदर पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट साइज़ आपने फिर समझो 5 कर दिया है, तो अब ये हायर हमारे पास हो जाएगा, सही है। इसकी जो क्या बोलते हैं हम इसको, हायर जो हमारे पास इनलाइन के अंदर जो इनलाइन जो की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास इसको ओवरराइड कर देगी, यानी अब इनलाइन हमारे पास वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, हमारे पास फोकस ज़्यादा हो जाएगा इनलाइन और इंटरनल को हम नहीं चेक करेंगे और एक्सटर्नल भी हमारे पास पीछे रह जाएगा। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे पास इनलाइन आता है, सेकंड में इंटरनल आता है, फिर एक्सटर्नल हमारे पास थर्ड प्रायोरिटी में आता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप इंटरनल और इनलाइन नहीं करो, एक्सटर्नल पे ही काम करो और इसलिए जो एरर के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब स्टाइल कन्फ्लिक्टिंग स्टाइल जैसे मैं बताया था कि पैराग्राफ और हेडर और H2 यानी हमने कॉमा सेपरेटेड थे, यानी इस सेलेक्टर तीनों के कलर को ब्लू कर दो और फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दो। जबकि हमने H2 के ऊपर वापसी जो कलर है रेड कर दिया और बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। तो अब क्या होगा, ये जो H2 है वो ओवरराइड हो गया और H2 जो था उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया और फॉन्ट रेड हो गया। जबकि होना क्या चाहिए था, बैकग्राउंड जो कलर है जो ब्लू होना चाहिए था, जो कि रेड हो गया, सही है। तो ये हमारे पास ओवरराइड हो गया। कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे बैकग्राउंड कलर, जो हमें कलर बताते हैं इसको हम हेक्साडेसिमल वैल्यू या सिंपल रेड ग्रीन ब्लू, या तो आप इसको RGB में बता सकते हो। बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो, जो इमेज हम आगे देखते हैं कैसे लगाते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन, सही है। बैकग्राउंड रिपीट कैसे करना है, बैकग्राउंड अटैचमेंट या बैकग्राउंड, सही है। इमेज का देख लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज हमने बॉडी के ऊपर इमेज लगानी है जिसके अंदर URL हमने रख दिया, इमेज का फोल्डर है जिसके अंदर इमेज है draft.jpg
तो अब ये क्या होगा, इमेज अगर छोटी होगी ना तो हर बैकग्राउंड के ऊपर लगाती जाएगी। यहाँ पे ड्राफ्ट एक इमेज ख़त्म हुई, फिर वही इमेज रिपीट हो रही है, सही है। और ये कुछ वे पैराग्राफ है लिखे हुए। अब इमेज हमारे पास पीछे ऐसे लग गई। फॉर सपोज़ अब मुझे इमेज को खाली एक्स पोजीशन पे रिपीट करना है, जैसे यहाँ पे नीचे भी इमेज आ रही थी, आप देख सकते हो, पर अब मुझे खाली एक्स पे रिपीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड इमेज लगा दी और मैंने लिखा बैकग्राउंड रिपीट एक्स, तो वो एक्स पे खाली रिपीट हो रही है, वाई पे नहीं जा रही, एक्स पे जा रही है। इसी तरीके रिपीट वाई करता तो मैं वाई पे रिपीट हो रही होती यूँ, सही है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, अब यही इमेज मैंने लगाई है और नो रिपीट कर दिया, और इसकी पोजीशन जो है मैंने 370 बाई 220 पिक्सल कर दिया है। अब इससे क्या होता है कि ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है, सही है। अब मैं बताता हूँ क्या है। नो रिपीट से क्या होगा, ये रिपीट नहीं होगी, एक ही इमेज होगी, ये हमारे पास यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होती है 0,0, सही है। जो टॉप लेफ़्ट स्क्रीन के ऊपर जो विंडो होती है हमारी, ब्राउज़र जो भी खुला होता है, इसकी टॉप लेफ़्ट के ऊपर 0,0 हमारे पास होता है, यानी पहला 0 एक्स और दूसरा 0 वाई। और हमने लिखा है 370 पिक्सल बाई 20 पिक्सल पोजीशन। तो अब क्या होगा, 370 जाएगा यहाँ से यहाँ तक, सही है। ये समझो 370 पिक्सल है यहाँ पे, और 20 पिक्सल यहाँ से नीचे जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गई, जो कि डॉट बन गया 370,20 एक्स और वाई पोजीशन। तो ये हमारे पास ऐसे बैकग्राउंड पोजीशन हमने बता दी। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है असाइड फेवरेट आइकन। जैसे कि हम जैसे विकिपीडिया हम खोलते या फेसबुक खोलते तो यहाँ पे हमें छोटा सा ये आइकन आ रहा होता है टैब के साइड में, ये W लिखा हुआ है, या फेसबुक का F लिखा हुआ होता है, यूट्यूब का आइकन बना हुआ होता है। आइकन जो होते हैं वो कैसे लाते हैं हम, सिंपल है, हम लिंक href लिखते हैं फाइल का नाम, सही है। और टाइप के अंदर हम लिखते हैं माइन टाइप, जो टाइप हमारे पास जो होता है, यानी इमेज डॉट जिफ जो टाइप है हमारे यहाँ। और रिलेशन हम लिखेंगे जो रिलेशन REL में शॉर्टकट आइकन। अब क्या कैसे लिख रहे हैं, हम एग्जांपल देते हैं कि लिंक के अंदर href ये है, हेड टैग के अंदर हम डाल रहे हैं, हेड टैग के अंदर, सही है, HTML के हेड टैग के अंदर इसमें लिख रहे हैं href और yahoo.gif, सही है। इसका जो इमेज का जो लोकेशन है वो yahoo.gif है, और टाइप हमने डाल दी इमेज /gif इमेज है, और रिलेशनशिप में शॉर्टकट आइकन। तो हमारे पास ये आइकन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम आईडी पे आ जाते हैं, सही है। तो HTML आईडी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम, जैसे हमने पढ़ा था HTML के वीडियोस के अंदर कि हमने HTML में आईडी और क्लास के दो वर्ड यूज़ करते हैं। पैराग्राफ टैग या कोई भी टैग के अंदर हम स्पेस देके हम आईडी लिख के और उसके आईडी का नाम लिख देते, सही है। और क्लास में ऐसी तरह क्लास करते। पर क्या होता है कि आईडी जो हमारे पास होती है वो हमेशा यूनिक होती है, जबकि क्लास जो होती है हमारे पास वो यूनिक नहीं करो तो कोई मसला नहीं है, उसके अंदर हम मल्टीपल टैग्स के अंदर सेम क्लास यूज़ कर सकते हैं। जबकि आईडी आप वन टाइम यूज़ कर सकते हो। हमने HTML में वैलिडेटर देखा था, इसी तरीके से CSS में भी एक वैलिडेटर होता है जो चेक करता है अगर आपने HTML के अंदर डबल टैग्स के अंदर कोई भी दो टैग के अंदर सेम आईडी लिख दी है, तो वो HTML वैलिडेटर जो होता है लिंक पे अगर आप जाके अपना कोड लिखोगे तो वहाँ पे एरर दिखाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हम क्लास इंट्रोड्यूस हुई है जिसके अंदर हम मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। पहले आईडी देखते हैं। हमने एक पैराग्राफ टैग है जिसके अंदर कोडिंग हॉरर लिखा है और कोडिंग हॉरर लिखा है। तो क्या होता है कि P के अंदर आईडी हमने डाल दी है मिशन और लिखा हुआ है टेक्स्ट, सही है, पैराग्राफ के अंदर। अब क्या हो रहा है कि मैंने इस मिशन के ऊपर मिशन, अच्छा ये बता देता हूँ कि जब भी आप आईडी इस्तेमाल करते हो तो उसको सेलेक्ट करने का जो CSS के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं आईडी को, उसमें लिखते हैं हैश और फिर आईडी का नाम। तो हमारे पास आईडी का नाम था मिशन, हैश और आईडी का नाम। क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, अगर क्लास है तो डॉट क्लास का नाम, आईडी के लिए हैश आईडी का नाम, क्लास के लिए डॉट क्लास का नाम, सही। आईडी के लिए हमने हैश और मिशन लिखा है, और इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल हमने इटैलिक कर दिया, और फ़ॉन्ट फैमिली हमने गारमोंड, और ये नहीं हो तो ये वाली, और ये नहीं हो तो मल्टीपल हमने कर दी कि इसके बिना ये, इसके बिना वरना ये वाली लास्ट, अगर दोनों अवेलेबल नहीं है तो क्या हुआ है कि जो नेक्स्ट हमारे पास जो था ये जो था आर मिशन इज़ टू कंप्लीट कंबाइन, सही है। उसके ऊपर आईडी हमने मिशन लगाई थी, तो इसके ऊपर हमारे पास जो सेलेक्टर ने इसके स्टाइल को इटैलिक कर दिया और इसके फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी। अच्छा, क्लास एट्रीब्यूट देखते हैं हमने क्या किया कि 3 टैग्स के ऊपर क्लास लगाई है। पहले के ऊपर शॉर्ट की क्लास है, दूसरे के ऊपर स्पेशल और तीसरे पे भी स्पेशल। तो आप देख सकते हो कि 2 क्लासेस रिपीट हो रही है, सही है। अब हमने क्या किया कि
जो डॉट स्पेशल की क्लास थी उसके ऊपर हमने बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया और फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। तो स्पेशल की जो क्लास थी वो ये वाली और ये वाली दोनों थी। इस पर दोनों पे CR स्पेशल और टुडे दोनों के ऊपर बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, सही है, ये वाली और ये वाली, और फॉन्ट वेट हमारे पास बोल्ड हो गया और कलर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ब्लैक होता है। फिर क्या हुआ कि हमने जो शाउट की क्लास थी जो पैराग्राफ टैग के अंदर थी, हमने क्या किया, P.shout, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यार डॉट शाउट लिखते तो भी कोई फ़र्क नहीं होता, तो हमने लिखा है P.shout, यानी पैराग्राफ टैग के अंदर अगर शाउट के अंदर शाउट की क्लास है तो उसके कलर को रेड कर दो और फॉन्ट फैमिली इसकी कर्सिव कर दो, तो कलर इसका रेड हो गया और फॉन्ट फैमिली इसकी कर्सिव फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। अच्छा, इसके ऊपर मैं दिखाता हूँ कि हम मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। फॉर सपोज यही एग्जांपल, इसमें हमने क्लास शाउट है और दूसरी क्लास स्पेशल है और जो तीसरा जो पैराग्राफ टैग के अंदर स्पेशल और शाउट दोनों क्लासेस हमने डाल दी। यानी क्या होता है कि अब हमने क्या किया है कि मल्टीपल क्लासेस इस टैग के अंदर डाली, यानी अब ये पैराग्राफ के ऊपर पहले ये क्लास अप्लाई होगी फिर ये वाली क्लास अप्लाई होगी, सही है। तो दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। कैसे हो रही है कि इसने क्या किया कि जो अगर हम देखें तो शाउट के टैग के ऊपर हमने देखा था कि उसको स्पेशल टैग के ऊपर स्पेशल का बैकग्राउंड येलो कर दिया था, और एक मिनट अगर मैं देखूं तो नहीं है, पीछे ही है, स्पेशल का कलर हमने येलो कर दिया था और फॉन्ट वेट हमने बोल्ड कर दिया था। तो हमने ये क्या किया, स्पेशल का कलर हमने, ये स्पेशल थी इसका बैकग्राउंड कलर येलो है और दूसरा भी स्पेशल क्लास थी इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया और फॉन्ट दोनों का हमने वेट बोल्ड कर दिया है। पर जो टुडे ओनली है वो ये रेड भी हो गया। कैसे? क्योंकि हमने शाउट की क्लास भी इस पर अप्लाई की है। तो जो पैराग्राफ टैग के अंदर शाउट है उसका कलर रेड कर दो और फॉन्ट फैमिली कर्सिव कर दो। तो हमने क्या किया, इसका कलर रेड कर दिया और इसकी फॉन्ट फैमिली भी कर्सिव हो गई, यानी ये ओवरराइड हो गई है, सही है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो शाउट ने ओवरराइड कर दिया। अगर इसका बैकग्राउंड कलर भी शाउट अगर ब्लू कर देता या एक्वा कर देता तो वो यहाँ पे ओवरराइड हो जाता, सही। ये थी क्लास और आईडी के बारे में। इसके अलावा क्लास के ऊपर और भी प्रॉपर्टीज़ होती है कि हमने अगर लिंक दिया हुआ है, ए लिंक के लिए होता है, तो हमने कॉलन लगा के इसमें ऐसा लिखा है कि कॉलन अगर लिंक ए कॉलन लिंक, इसका मतलब है अनविजिटेड लिंक, यानी बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर FF और 4 zeros, यानी बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर ब्लू होता है, थोड़ा लाइट ब्लू डार्क ब्लू जैसा बोल सकते हो। लिंक के ऊपर अगर आप लिंक को विजिट करते हो, क्लिक कर दिया हमने लिंक के ऊपर, तो उसका कलर हमारे पास चेंज हो जाएगा। और अगर लिंक को होवर करते हो, अगर माउस में लिंक के ऊपर लेके आता हूँ होवर, सही, तो उसका कलर फिर चेंज होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम ऐसे भी डाल सकते हैं CSS ID सेलेक्टर में कि अगर लिंक ए लिंक अगर मतलब अनविजिट लिंक है या विजिट लिंक कर दिया और फिर हमने होवर लिंक किया, तो हम ऐसे भी बता सकते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, एक्टिव फोकस, होवर लिंक, विजिटेड, फर्स्ट लेटर, ये आप आगे इसको पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। स्टाइलिंग पेज सेक्शन, हम पेज में स्टाइलिंग इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो पेज है वो थोड़ा सा खूबसूरत लगे, थोड़ा ब्यूटीफुल लगे, और वो जो पेज के जो यूज़र है उसको पेज थोड़ा अच्छा फील हो समझने में। और इसमें हम सेक्शन बनाते हैं इस पेज के ऊपर कि हमने सपोज एक सेक्शन बना दिया, जैसे हमने HTML5 में पढ़ा था कि सेक्शंस का कीवर्ड इस्तेमाल होता है, और ये दूसरा सेक्शन हो गया। ये हमारे पास असाइड होता है, ऊपर हमारे पास हेडर होता है, फिर नीचे फुटर होता है। तो डिव टैग के ज़रिए भी हम सेक्शन बनाते हैं, सही है, जो कि HTML4 की चीज़ें, जो डिव टैग हम सेक्शन बनाते थे। तो हमने क्या किया, डिव क्लास शाउट कर दिया और यहाँ पे डिव टैग बंद कर दिया, सही। अब इसके ऊपर इसके बीच में जितने भी टैग होंगे सब के ऊपर इस क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो अप्लाई हो जाएगी। अगर हमने CSS में इसको चेंज करेंगे तो क्या हुआ कि हमने एक और क्लास बना दी पैराग्राफ के अंदर स्पेशल नाम की, और इसको भी हम चेंज कर रहे हैं। तो स्पेशल के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया और फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम नज़र आ सकता है कि CR स्पेशल डील, इसका बैकग्राउंड कलर येलो है, फॉन्ट बोल्ड हो गया थोड़ा सा। इसी तरीके से शाउट की क्लास जो थी, जो कि इस पूरी की क्लास है, जो कि अगर हम चाहे तो ओवरराइड हो सकती है वैल्यू, पर हमने की नहीं है। हमने कलर रेड कर दिया, सबका कलर रेड हो गया और सबकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई, सही है। तो ये हमने किया है कि डिव टैग के ज़रिए हम कैसे सेलेक्टर बनाते हैं। इसके अलावा स्पैन टैग जो होता है, जिसको हम इनलाइन टैग ही बोलते हैं, सही है, ये लाइन के अंदर ही हो जाता है, यानी पैराग्राफ का टैग कर रहे हैं और पैराग्राफ के टैग के अंदर हमने स्पैन लिख के इसकी क्लास बना दी और स्पैन वहाँ पे बंद कर दिया, तो इसको इनलाइन बोलते हैं, यानी लाइन के अंदर ही काम हो रहा है।
एक दूसरा होता है ब्लॉक वाला, सही है, वो मैंने बताया नहीं, पर एक ब्लॉक भी होता है जिसको हम मल्टीपल लाइंस पे लेके जा रहे होते हैं। जैसे पैराग्राफ के अंदर हमने H2 या क्या बोल सकते हो आप, इसकी एग्जांपल क्या होती है, हाँ, ये पैराग्राफ के अंदर हमने एक डिव टैग बना दिया, सही है, डिव के अंदर हम काम कर रहे हैं और फिर डिव के अंदर मल्टीपल टैग्स आते हैं, तो एक तरीके से ब्लॉक बन गया ये। तो ये हमारे पास ब्लॉक में आ जाएगा। बाकी इनलाइन के अंदर हमारा स्पैन आ जाएगा, या बोल्ड का टैग आ गया, या तो अंडरलाइन का टैग आ गया, तो वो हमारे पास इनलाइन टैग्स होते हैं। अब स्पैन के अंदर हमने क्लास बना दी स्पेशल, और यहाँ पे हमने दूसरी एक पैराग्राफ के अंदर स्पैन की क्लास बनाई शाउट, सही है। अब दोनों के ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई कर दी कि यहाँ पे बताया नहीं कि दोनों के ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज कर दी, तो इसमें ये कलर इसमें चेंज हो जाएगा कि जो स्पैन का होगा स्पेक्टर, उसके अंदर हमने इसका बैकग्राउंड कलर हमने थोड़ा सा येलो कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया, सही है। और शाउट के अंदर हमने जो शाउट था उसका कलर सिर्फ हमने रेड कर दिया, और H2 के टैग के ऊपर हमने कलर रेड कर दिया था, सही है। ये चीज़ थी जो मैंने आपको वर्बली बता दी। अच्छा, CSS के और जैसे ये होता है कि अगर हमने सेलेक्टर और फिर सेलेक्टर 2 रखा है, यानी H1 और इसके अंदर P, यानी H1P, कॉमा नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, H1P, इसका मतलब क्या है कि H1 के अंदर अगर इसका चाइल्ड कहीं पे भी P है, यानी H1 के अंदर हमने सपोज़ H1 के अंदर हमने सपोज डिव टैग लगा दिया, और डिव के अंदर एक और डिव है, और डिव के अंदर जाके कहीं पे हमें P मिल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे P पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो H1 का कहीं पे चाइल्ड हमें इनसाइड द सेलेक्टर लिखा हुआ है, अप्लाई द गिवन प्रॉपर्टी टू सेलेक्टर 2 ओनली इफ़ इट इज़ इनसाइड द सेलेक्टर 1 ऑन दिस पेज, यानी इस पेज के अंदर कहीं पे भी हमें सेलेक्टर 2 मिलता है सेलेक्टर 1 के अंदर, यानी चाइल्ड एलिमेंट, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अगर हमें ऐसा करना है कि सेलेक्टर 1 का चाइल्ड, यानी फ़ौरन से इसका चाइल्ड H2 के बाद इसके अंदर फ़ौरन ही पैराग्राफ हो, यानी कोई इसका पैराग्राफ का कोई दूसरा पेरेंट ना हो, सही है, और उसका पेरेंट सेलेक्टर 1 ना हो, ये नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट हो तो हम इसमें ग्रेटर देन की साइन लगाते हैं। इसका क्या होगा कि अप्लाइज द गिवन प्रॉपर्टीज टू सेलेक्टर 2 ओनली इफ़ द डायरेक्टली इनसाइड द सेलेक्टर 1 ऑन दिस पेज। ठीक है, अगर डायरेक्ट है H2 के अंदर डायरेक्ट अगर पैराग्राफ है तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, अगर नहीं है तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि हमने li स्ट्रॉन्ग, यानी li के अंदर ये जैसे li टैग है, अब इसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग ग्रेसियस्ट से क्या लिख दिया मैंने ये सही है। तो li के अंदर हमने li के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग टैग है तो हम इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दो, तो हमारे पास ये अंडरलाइन हो गया। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर स्ट्रॉन्ग था इसलिए स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर ये स्ट्रॉन्ग से पहले एक और टैग कोई होता और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होता तो भी अप्लाई हो जाता है इस केस के अंदर। अगर हम ग्रेटर देन की साइन लगाए यहाँ पे बीच के अंदर तो भी ये अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट li का चाइल्ड है, वो स्ट्रॉन्ग है, सही है। अगर इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाना चाहे कि डिफ टैग के अंदर डिफ टैग की ID AD है, सही है, हमें क्या करना है कि ग्रेसियस टेस्ट को अंडरलाइन करना है। कैसे कर सकते हैं हम, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। डिफ टैग के अंदर ID AD यानी हैश, ठीक है, ID है इसलिए हैश AD, और उसका जो चाइल्ड है li, सही है, उसका चाइल्ड li और जिसकी क्लास इंपॉर्टेंट है डॉट इंपॉर्टेंट, सही है, li जिसकी क्लास डॉट इंपॉर्टेंट है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग, तो आप उसको टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दो। हम ऐसे भी कर सकते थे हैश AD स्ट्रॉन्ग और फिर इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो भी ये काम कर जाता। पर ये जितने भी अंदर स्ट्रॉन्ग टैग्स होते हैं, यानी इस स्ट्रॉन्ग का भी ये ईजी एट द सेम टाइम इसको भी ये अंडरलाइन कर देता अगर हम ये li डॉट इम्पोर्टेंट नहीं लिखते, सही है। अच्छा, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसको हम बॉक्स मॉडल बोलते हैं। ये हमारे पास 4 चीज़ों से बनता है, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट, सही है। हम बारी बारी बता देते हैं कंटेंट क्या होता है। यानी अगर आपने पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये हमारा कंटेंट है, सही है। और पैडिंग होता है कि बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में डिस्टेंस होता है, उसको पैडिंग बोलते हैं। और मार्जिन क्या होता है, हमारी स्क्रीन की जो बिल्कुल कॉर्नर होता है, स्क्रीन का कॉर्नर और बॉर्डर के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है इसको हम मार्जिन बोलते हैं, सही है। देख लेते हैं आगे एग्जाम्पल के साथ। क्या होता है कि विर्थ, अगर हमने विर्थ निकालनी है तो क्या होता है कंटेंट विर्थ, यानी कंटेंट की जो यहाँ से लेके यहाँ तक की विर्थ है, सही, यहाँ से यहाँ तक की विर्थ, प्लस लेफ़्ट राइट पैडिंग, यानी लेफ़्ट और राइट की पैडिंग हमने प्लस कर दी इसमें, प्लस हमने लेफ़्ट राइट बॉर्डर, तो ये लेफ़्ट की बॉर्डर और राइट की बॉर्डर दोनों को हमने प्लस की, और फिर प्लस लेफ़्ट राइट मार्जिन, तो लेफ़्ट
और राइट मार्जिन हमने प्लस की, तो टोटल हमारे पास विड्थ निकल गई। इसी तरह की हाइट निकाल सकते हैं हम ऊपर से, ये आप देख सकते हैं आराम से, बहुत आसान है। टॉप बॉटम इंस्पेक्ट मेन्यू में जाके आप देख सकते हो कि वहाँ पे बॉक्स मॉडल हमारे पास नज़र आ रहा होता है। ये एक एग्जांपल है, सही है। हमने क्या किया कि बैकग्राउंड कलर, ये एक पैराग्राफ है, सही है। डिव टैग के अंदर हमने डिव लिखा है, तो ये हर किसी डिव टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। क्या किया कि बैकग्राउंड कलर इसका लाइट ग्रे कर दिया, सही है। बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे हो गया है, नज़र भी आ रहा है आपको। और विड्थ हमने 300 पिक्सल कर दी, सही है। और हमने क्या किया, बॉर्डर विड्थ हमने बताई थी यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ 300 पिक्सल हो गई, जो कि ये पूरी विड्थ हो गई। और बॉर्डर हम आगे देख लेते हैं। बॉर्डर हम डिफाइन कैसे करते हैं, 25 पिक्सल यानी बॉर्डर का जो साइज़ है। सॉलिड यानी बॉर्डर कैसी होनी चाहिए, सॉलिड। इसकी आगे प्रॉपर्टीज़ होती है, डैश्ड हो गई, डॉटेड हो गई, तो हमने यहाँ पे सॉलिड लिखा है। और ग्रीन कलर, इसका कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन। तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर की जो कलर है वो 25 पिक्सल हर जगह से 25 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन नज़र आ रही है। पैडिंग हमने बताया था कि ये जो डिस्टेंस होता है, कंटेंट जो हमारे पास है और बॉर्डर के बीच में डिस्टेंस है, वो भी हमने 25 पिक्सल कर दिया। और जो स्क्रीन मार्जिन है, उसके स्क्रीन जो है यहाँ से लेके, जैसे लाइन नज़र आ रहा है, लाइन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, डेमोस्ट्रेशन भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जबकि बॉक्स हमारे पास थोड़ी सी 25 पिक्सल आगे से स्टार्ट हो रहा है। और ये चीज़ यहाँ से भी और ऊपर से भी पैडिंग हमारे पास हर जगह से 25 पिक्सल हो रही है, क्योंकि हमने जनरल बता दिया कि 25 पिक्सल। हम ये कर सकते थे पैडिंग डैश टॉप मार्जिन डैश बॉटम, तो वो खाली उस जगह से, बॉटम से, टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से हमारे पास पैडिंग या मार्जिन लगा सकते हैं। देखते पहले बॉर्डर देखते। बॉर्डर में क्या होता है कि हम लिखते हैं 5 पिक्सल सॉलिड रेड, तो हमारे पास 5 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर आ गई हमारे पास। ये हमारे पास साइज़। फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कौन सी होना चाहिए, सॉलिड डैश देखते हैं आगे। और इसका कलर, तो इसकी जो आप इसको पिक्सल में दे सकते हो, इसको परसेंट में दे सकते हो, इसको EM में दे सकते हो, इसको पॉइंट में दे सकते हो। और इसकी जो थी कि डॉटेड बॉर्डर है, डैश्ड है, सॉलिड है, डबल बॉर्डर से ये 2 बार बॉर्डर आ रही है, ग्रूव बॉर्डर, रिजिड बॉर्डर, इंसर्ट बॉर्डर, सही है। बॉर्डर खाली बॉटम में हो, आउटसाइड बॉर्डर, नो बॉर्डर, सही। ये सारी मिक्स बॉर्डर, तो ये सारी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ होती है जो आप दे सकते हो। इसके अलावा और भी है, जैसे कि बॉर्डर कलर। अगर हम क्या करते थे, हम लिखते थे बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड। अब ये मतलब एक ही वर्ड के अंदर हमने सारी चीज़ें बता दी। हम अलग अलग भी लिख सकते हैं कि जैसे बॉर्डर कलर जो हम रेड लिख रहे थे उसको हमने रेड कर दिया, बॉर्डर विड्थ बता दो, बॉर्डर स्टाइल बता दो, बॉर्डर बॉटम कितने पिक्सल होना चाहिए, बॉर्डर लेफ़्ट, सही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम अलग अलग भी बता सकते हैं बॉर्डर के अंदर। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि बॉर्डर लेफ़्ट थिक डॉटेड, सही। बॉर्डर लेफ़्ट है थिक, यानी हम यहाँ पे मैंने बताया था कि हम इसको लेंथ भी बता सकते हैं और इसके अंदर वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे थिक मैंने लिखी है, या 24 पिक्सल भी लिख सकता था मैं, पर मैंने यहाँ पे थिक लिखी है। और डॉटेड, सही है। तो यहाँ पे जो बॉर्डर लेफ़्ट जो हमें नज़र आ रही है, ये वो थिक नज़र आ रही है और डॉटेड है। और इसका कलर जो है हमने वो थोड़ा पर्पल्स टाइप है, सही है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और लेफ़्ट पर है ये बॉर्डर। बॉटम कलर, इसका कलर मैंने RGB में बता दिया और इसका जो स्टाइल है वो डबल कर दिया मैंने। तो ये नीचे डबल लाइन आ रही है बॉर्डर की, इसका कलर हमारे पास यह है। अच्छा, पैडिंग के अंदर भी होता है कि पैडिंग या तो 4 साइड पैडिंग है, या अगर आपने पैडिंग लिख के एक ही वैल्यू दे दी तो 4 साइड पे हो जाएगा। वरना अगर आपको पैडिंग बॉटम करना है तो बॉटम पे अलग पैडिंग होगी, लेफ़्ट पे अलग होगी, राइट पे अलग होगी। तो आप इसमें पैडिंग बता सकते हो। इसकी डिटेल आप यहाँ पे W3 स्कूल से पढ़ सकते हो। रेफरेंस मैंने हर इसमें स्लाइड्स में दे रहा हूँ। इसके अलावा और भी होता है कि जैसे CSS में पैडिंग करनी है या बॉर्डर करना है या कुछ भी हमें करना है ना, तो उसकी मैंने यहाँ पे पैडिंग की एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हमने 4 वैल्यूज़ लिखी है 25, 50, 75, 100, तो इसका मतलब क्या है, ये क्लॉकवाइज घूमता है, यानी टॉप से स्टार्ट होगा। टॉप, ये टॉप, फिर राइट, फिर डाउन यानी बॉटम, और फिर ये लेफ़्ट, सही है। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। अगर आप ये देना चाहो तो ये हर किसी पे पैडिंग इसे लगाएगा। 24 पैडिंग फ्रॉम टॉप, 50 फ्रॉम राइट, 75 फ्रॉम बॉटम और 100 फ्रॉम लेफ़्ट। इसके अलावा अगर 3 वैल्यू है, 3 का मतलब क्या है कि टॉप और राइट लेफ़्ट, यानी 50 हमारे पास राइट लेफ़्ट हो जाएगा और 75 हमारे पास बॉटम, यानी 25 पैडिंग पिक्सल पैडिंग फ्रॉम टॉप, 50
पिक्सल पैडिंग फ्रॉम लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट एंड राइट, और 75 फ्रॉम बॉटम। इसके अलावा 2 वैल्यू दे दी तो ये टॉप और बॉटम पे 25 पिक्सल दे देगा और 50 पिक्सल लेफ़्ट और राइट पे कर देगा। सही है, टॉप बॉटम और लेफ़्ट और राइट। एक वैल्यू दी है तो हर किसी पे 25 पिक्सल की पैडिंग लगा देगा। सही, ये अगर आप अप्लाई करना चाहो अपने पास वीडियो पॉज करके कर सकते हो, बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये भी। इसकी एग्जांपल दी गई है, पैडिंग 20 पिक्सल हमने लगा दी, तो ये आप देख सकते हो कि पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे 20 पिक्सल की पैडिंग आ रही है। H2 के अंदर भी हमारे पास 20 पिक्सल की पैडिंग, सॉरी 0 पिक्सल है H2 में, तो हम देख सकते हैं कि 0 पिक्सल की पैडिंग H2 में आ रही है, जिसका बैकग्राउंड कलर येलो है। सही है, हमने यहाँ पे बॉर्डर भी लगा दिया। सही है, वो ट्रॉमा सेपरेटेड है तो हमने इसको भी अप्लाई किया है कि बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है और इसका बैकग्राउंड कलर येलो है। तो वो अगर हाईलाइट नहीं है तो क्योंकि मैं पैडिंग पढ़ा रहा था इसलिए मैं इसको हाईलाइट नहीं किया। इसके अलावा दूसरी है पैडिंग लेफ़्ट। हमने लेफ़्ट पे पैडिंग लगाई है 200 पिक्सल, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की पैडिंग जो है वो 200 पिक्सल मैंने लगा दी, और पैडिंग टॉप 30 पिक्सल है। सही है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पैडिंग 200 पिक्सल है, और उसका कलर मैंने बता दिया है, थोड़ा पर्पल टाइप है। मार्जिन मैंने बताया था कि जो कि हमारे पास बाहर का हिस्सा होता है, यानी स्क्रीन, यहाँ से जो ये जो बॉर्डर और जो स्क्रीन का जो लेफ़्ट होता है उसके बीच में डिस्टेंस होता है, मार्जिन होता है। अच्छा, तो मार्जिन जैसे था मैंने बताया था 4 साइड्स मार्जिन भी दे सकते हैं। और एग्जांपल अगर मार्जिन की देखें तो मार्जिन के अंदर अगर मैंने मार्जिन 50 पिक्सल दे दी तो अब क्या होगा कि वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 50 पिक्सल हमारे पास स्क्रीन से दूर हो गया मार्जिन। सही है, अगर खाली मार्जिन लिख के अगर 4 साइड पे दे रहा हूँ तो वो हर जगह से मार्जिन, यहाँ से भी और यहाँ से भी हर जगह से 50 पिक्सल हो रहा है मार्जिन। तो यहाँ पे स्क्रीन में क्योंकि वो स्क्रीनशॉट थोड़ा सा चेंज हुआ है तो इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा है। इसको आगे देख लेते हैं मार्जिन को थोड़ा डिटेल में। इसमें हम विड्थ की प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं कि विड्थ मैंने 350 पिक्सल कर दी है पैराग्राफ टैग की, जिसका बैकग्राउंड कलर येलो है। तो क्या हुआ कि 350 पिक्सल तक की विड्थ हमारे पास जो टोटल विड्थ आती है वो यहाँ से लेके बॉर्डर और इस टाइप इस जगह तक की जो विड्थ है वो 350 पिक्सल आ गई। सही है, यहाँ से यहाँ तक का कलर हमारे पास येलो हो गया। इसके अलावा हम परसेंट में भी दे सकते हैं। अगर हमारी स्क्रीन की साइज़ 100% है, ये हमारी स्क्रीन की साइज़ है, तो अगर 50% हमने विड्थ दे दी तो वो हाफ ऑफ द स्क्रीन तक विड्थ हमें नज़र आएगी। इसके अलावा हाइट भी आप दे सकते हो। सही है, मैक्स हाइट भी बता सकते हो, मेन हाइट भी बता सकते हो। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो CSS है और की जितनी भी चीज़ें होती है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पे कवर हो जाती है। अच्छा, तो ये इसके कोर्स के बाद ख़त्म होने के बाद एक असाइनमेंट है छोटा सा, जैसे मैंने बताया, वो ये है कि अब एक गूगल, आप सबने गूगल यूज़ किया हुआ है तो लिखते हो आप लिंक एड्रेस और गूगल की साइट हमारे पास ऐसे डिस्प्ले होती है। तो अब ये क्या करो कि आप इस डिज़ाइन यानी ये इमेज आप कहीं से उठा सकते हो गूगल से, google.logo लिख के, और इस इमेज को देखते हुए, इस साइट को देखते हुए आप ऐसी साइट अपने पास ब्राउज़र के अंदर अपने बनाओ और इसको रन करके देखो कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही डिज़ाइन बन रही है कि बटन हमारे पास इधर आ रहा है, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है जिसमें आप इनपुट ले रहे हो और ये सारे नीचे बटन्स आ रहे हैं। सही है, तो ऊपर हमारे पास ऐसे ये बॉक्सेस आ रहे हैं। तो भले इसकी बटन को क्लिक करने से कुछ चीज़ खुले नहीं, कुछ अप्लाई ना हो, क्योंकि वो अभी जावास्क्रिप्ट हमने स्टार्ट नहीं की है, पर ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ आप आराम से CSS और HTML के ज़रिए बना सकते हो। बहुत आसान टास्क है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आराम से आपसे बन जाएगा अब तक की HTML और CSS की वीडियो देखने के बाद। तो आज के लिए इतना ही। सही है, अब अगली बार हम अपना जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे CSS के बाद। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।